ये जो अर्थ थी इट वाज रगड, द अर्थ वाज रगड, इट वाज नॉट स्मूथ, इस पर अप्स एंड डाउन्स थे। और ये जो रेन वाटर है ये एक्यूमुलेट हो गया। ये रेन वाटर ने जो क्या किया, इट टुक द शेप ऑफ ओशियंस। अब जमीन पर बनने लगे ओशंस। अब ये जो रेन वाटर हो रहा था, रेन प्रेसिपिटेशन हो रही थी, तो पानी समंदर में आता था, फिर इवेपोरेशन हो रही थी, क्योंकि समंदर जब बने, समंदर में पानी था। मान लीजिए दिस ओशन, दिस इज द ओशन। जो सन था वहां से डायरेक्ट हीट आ रही थी, पर्टिकुलरली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, क्योंकि उस वक्त ओजोन लेयर नहीं थी। ओजोन लेयर वाज एब्सेंट। आपको पता है ओजोन इज मेड अप ऑक्सीजन, देयर वाज नॉट फ्री ऑक्सीजन, उस वक्त नहीं था, तो ओजोन लेयर एब्सेंट थी। सनलाइट डायरेक्टली आती थी वाटर बॉडीज पर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट पड़ती थी, तो कंटिन्यूसली हो रहा था रेनफॉल फिर भी। और ये रेनफॉल माउंटेन्स पर पड़ रहा था, पहाड़ों पर पड़ रहा था रेन, फिर वापस आ जाती थी कहाँ पर, समंदरों में। तो माउंटेन्स पर जो सॉइल थी, जो रॉक्स थे, उनमें जो मिनरल्स थे, वो मिनरल्स फॉस्फेट्स थे, सल्फेट्स थे, वो सब के सब ड्रेन होने लगे किसमें, समंदर में। तो ये ओशन जो है इनमें ड्रेन हो गए। अब क्या, मिनरल्स अलॉन्ग विद द रेन, मिनरल्स ड्रेन ऑफ हो गए। रेन माउंटेन्स से नीचे आ रही थी, और माउंटेन्स में जो मिनरल्स थे वो वॉश ऑफ हो रहे थे, तो पहुंच गए समंदर में। अब ये कह रहे हैं ओपेरन एंड हेल्डेन, ये जो पानी में, ये जो पानी है इसमें मिलने लगे ये जो मीथेन था, ये जो अमोनिया था, ये जो नाइट्राइड्स थे, इनको एनर्जी मिलती रही सन से थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। और क्या हो रहा था, ये एक दूसरे से मिलने लगे और इन्होंने बनाए सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि आज हम देख रहे हैं अमीनो एसिड्स। तो ये कहते हैं एज पर दिस थ्योरी, समंदर में जब प्रेसिपिटेशन हो रही थी तो ओशियंस में मिनरल्स आ गए, जो डिजॉल्व्ड मीथेन था, डिजॉल्व्ड अमोनिया था ओशियंस में, वो मिलने लगे एक दूसरे से, उनको एनर्जी भी मिल रही थी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो क्या हुआ, ये मिलने लगे ये सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलने लगे और बनाने लगे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड्स। फिर ये कहते हैं कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे से मिलते लगे रहे, ये अमीनो एसिड्स को एनर्जी मिलती रही। अमीनो एसिड्स बन गए वाटर, अमोनिया, मीथेन, ये मिलने लगे तो बनाए सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कौन से, अमीनो एसिड्स। इसी तरह ग्लिसरॉल बनने लगा, इसी तरह फैटी एसिड्स बनने लगी। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लिसरॉल है, ये एक दूसरे के साथ मिलने लगे और इन्होंने बनाने लगे प्रोटीन्स। क्या बनाने लगे, प्रोटीन्स। तो पहले simple molecules combine to form simple organic molecules like amino acids, like glycerol, like fatty acids. You know, these are the simple molecules which are present in our protoplasm. बिल्कुल वही प्रोटोप्लाज्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स बनने लगे वाटर बॉडीज में। उनको एनर्जी कहाँ से मिलती थी, सन से। फिर ये कहते हैं ये सिंपल मॉलिक्यूल्स और कंबाइन होने लगे और बनाने लगे कुछ प्रोटीन जैसे। और ये जो प्रोटीन्स थे, प्रोटीन्स का नेचर होता है दे आर ज़्विट्रायंस। ध्यान रखिए बेटा, प्रोटीन्स जो है इनमें जो ज़्विट्रायन कंडीशन होती है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल होता है। आपको पता है अमीनो एसिड्स वो ज़्विट्रायन होते हैं, जब ये मिल जाते हैं तो उनके जो दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, ये प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लगे। और बाहर इनके अराउंड जो पानी था, ये मान लीजिए अब ये प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ जमा होने लगे और बाहर से वाटर था, एक इमल्शन जैसा बन गया। अब ये प्रोटीन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अब इनके बाहर जो पानी है, अब
हाइड्रोफिलिक इमल्शन बनने लगा। ये प्रोटीन एक दूसरे के साथ चिपकते गए, दे वर नाउ एबल टू ग्रो। और उनके अराउंड जो पानी था, इट वाज जस्ट लाइक ए हाइड्रोफिलिक इमल्शन। इट वाज जस्ट लाइक ए हाइड्रोफिलिक इमल्शन। तो मेरा पहले मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। सो हाइड्रोफिलिक इमल्शन बनता रहा और ये प्रोटीन्स एक दूसरे से मिलने लगे। अब ये प्रोटीन्स जो हैं, जब प्रोटीन्स बनने लगे थे तो साथ में कुछ आरएनए भी बनने लगा था वाटर बॉडीज में, डीएनए भी बनने लगा था। तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अब बिहेव कर रहे थे हाइड्रोफिलिक इमल्शन की फॉर्म में, तो इनको बोलने लगे, ये अपेरिन और हेल्डिन, इन्होंने इनको नाम दिया कोसर्वेट्स। ये जो कोसर्वेट्स थे, दे वर द फर्स्ट मॉलिक्यूल्स व्हिच वर शोइंग द साइंस ऑफ लाइफ। ये क्या कर रहे थे? दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस बाय द फ्रैगमेंटेशन। ये जो कोसर्वेट्स थे, ये रिप्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन कैसे? बाय फ्रैगमेंटेशन। ये मॉलिक्यूल्स थे, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन भी हो रहे थे, ग्रोथ भी हो रहे थे, और कभी स्प्लिट हो जाते थे तो नए कोसर्वेट्स बन जाते थे। और हम कहते हैं दे वर द फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स जो रिप्रोडक्शन करते थे, और उनको हम बोलते हैं कोसर्वेट्स। फिर यही हाइड्रोफिलिक इमल्शन में ये जो प्रोटीन्स हैं, ये मिलने लगे। नेक्ड आरएनए था, नेक्ड डीएनए जो वाटर बॉडीज में बन गया था, और ये पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर्स बने जिनको हम बोल रहे हैं प्रोटोसेल्स। तो कोसर्वेट्स जो है, अब ये मिलने लगे, इनके साथ डीएनए मिलने लगा, इनके अराउंड आरएनए, इनके पास आरएनए आने लगा, इनके अराउंड फैट्स की एक लेयर बन गई जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और पहले प्रिमिटिव सेल जैसे स्ट्रक्चर बनने लगे जिनको हम बोलते हैं प्रोटोसेल्स। फिर यही प्रोटोसेल्स फिर एडवांस हो गए, अब इन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर लिया। अब इनके अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस होने लगे, तो अब वो एंजाइम्स जो हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने लगे, और पहले पहले सेल्स बनने लगे जिनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है, जब हम देखते हैं फॉसिल्स में, हमें लगता है ऑलमोस्ट 3.7 to 3.8 बिलियन ईयर्स बिफोर ये बन गए हैं। इनकी एज जो है दैट इज 3.7 to 3.8 बिलियन ईयर्स बिफोर पहले बन गए हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, ये ग्रोथ करने लगे, ये डिवाइड होने लगे, ये रिप्रोड्यूस होने लगे, तो ये कहते थे कि इनको फूड की तो ज़रूरत थी। ये जो पहले सेल्स बन गए वाटर बॉडीज में, इनको तो फूड की ज़रूरत थी। वो फूड कहाँ से आया? वो फूड कहाँ से आ रहा था इनमें? तो ओपेरिन और हेल्डिन कहते हैं बेटा कि जो ये वाटर बॉडीज थे, इनमें सफिशिएंट क्वांटिटीज में थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड्स, लाइक शुगर्स, लाइक अमीनो दिस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स। तो वो कहते हैं वाटर बॉडीज में ये मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा थे कि इट वाज जस्ट लाइक, उसको ओपेरिन बोलते थे प्रीबायोटिक सूप। इट वॉज जस्ट लाइक ए सूप लाइक मटीरियल, और जिसको हेल्डिन ने कहा इट वॉज हॉट डाइल्यूट सूप। ये जो वाटर बॉडीज में, समंदरों में, ओशंस में वाटर था, इट वॉज हॉट डाइल्यूट सूप। जैसे सूप हम बनाते हैं घर पर, उसमें कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब हम घर में सूप बनाते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बिल्कुल ये कहते हैं कि जो वाटर बॉडीज थे, इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स थे कि इट वॉज एक्टिंग लाइक ए हॉट डाइल्यूट सूप। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस पर फ्लोरिश करने लगे, इनको फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये कहते हैं कि जो पहले सेल्स बने, दे वर ऑल हेटेरोट्रॉप्स। दे वर ऑल हेटेरोट्रॉप्स। फिर ये कहते हैं कि ये जो पहले सेल्स बने, जो पहले हेटेरोट्रॉफ्स थे, अब ये कहते हैं कि अब धीरे धीरे जब इनकी नंबर बढ़ने लगा, तो इनको अब फूड की शॉर्टेज हो गई। तो फूड की शॉर्टेज जब होने लगी तो ये क्या करेंगे? अब इनमें डेवलप होने लगा क्लोरोफिल, और अब कुछ सेल्स इनमें बन गई ऑटोट्रॉपिक। याद रखिए बेटा,
जो पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाटर बॉडीज में बने वो थे हेटेरोट्रॉप्स, उसके बाद बनने लगे ऑटोट्रॉप्स। जब ऑटोट्रॉप्स बनने लगे तो ऑटोट्रॉप्स बनने के साथ ही वहां पर फोटोसिंथेसिस हो गई, तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया। जब ऑक्सीजन रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, अब हम कहेंगे अब एटमॉस्फेयर बनने लगा ऑक्सीडाइजिंग, अब एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग नहीं है। अब जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ गया तो ये ऑक्सीजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने एटमॉस्फेयर में बनाया O3, जिसको हम बोलते हैं ओजोन। अब ओजोन लेयर बन गई एटमॉस्फेयर में, जब ओजोन लेयर बन गई उससे क्या हो गया, अब वाटर बॉडीज पर डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नहीं आ गए। अब सन से हार्मफुल हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस को रोका गया। किसने रोका, ओजोन ने। और जब ओजोन लेयर बनने लगी तो हम कहेंगे जमीन पर जो एनवायरनमेंट है ये मुआफिक होने लगा। अब कुछ सेल्स क्या हो गए, ये माइग्रेट हो गए फ्रॉम वाटर टू द लैंड। अब एक्वाटिक से, अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म सब थे एक्वाटिक, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई सेल लैंड पर ग्रो करने की कैपेबल नहीं था क्योंकि हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस आ गई थी। अब चूंकि ओजोन लेयर बन गई तो एक्वाटिक वाटर बॉडीज से ये माइग्रेट होने लगे और बनने लगे टेरेस्ट्रियल। फिर धीरे 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 इनका डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अब ये सेल्स जो थी प्रोकैरियोटिक थी, अब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और मॉडिफाई हो गए तो फिर बन गए यूकैरियोटिक सेल्स। तो बेटा जब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की फॉसिल्स तो हमें मिलता है ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन ईयर्स एज होती है यूकैरियोटिक सेल्स की, याद रखिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स की एज है 3.7 टू 3.8। इसका मतलब है पहला जमाना डोमिनेंट था प्रोकैरियोटिक सेल्स से, बहुत ही ज्यादा प्रोकैरियोटिक सेल्स ने डोमिनेट किया था अर्थ को। फिर बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अब क्या आने लगे, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद यूकैरियोट्स बनने लगे। और यूकैरियोट्स जब बने थे ओजोन लेयर भी अब बन गई थी। अब ओजोन लेयर ने मुआफिक बना दिया था टेम्परेचर। अब वाटर बॉडीज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सेल्स माइग्रेट होने लगी टुवर्ड्स द लैंड और डाइवर्सिफिकेशन होने लगी लाइफ की। तो बेटा मैंने आपको यहाँ पर मुझे रखना पड़ता है टाइम का ख्याल, ताकि फिर अपलोड में प्रॉब्लम बेटा हो जाता है। तो मैंने आपको बताया दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी, या हम इसको बोलते हैं केमिकल थ्योरी। तो यह हमें बताती है कि लाइफ जो है इट वाज फॉर्मड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर जनरली इनऑर्गेनिक। इसीलिए तो हम बोलते हैं लाइफ वाज फॉर्मड थ्रू इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए, फिर धीरे धीरे वो कॉम्प्लिकेटेड हो गए, दैट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। बट बेसिकली इट वाज फर्स्ट इनऑर्गेनिक। तो वो मॉलिक्यूल्स मिलने लगे, फिर बनने लगे अमीनो एसिड्स, फिर बनने लगे ग्लिसरॉल वाटर बॉडीज में ही, फिर वो उनको एनर्जी मिली, फिर वो बनाने लगे प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एक दूसरे के चिपक गए, बनने लगे कोसर्वेट्स, कोसर्वेट्स के अराउंड वाटर था तो इट वाज ए हाइड्रोफिलिक इमल्शन। अब ये कोसर्वेट्स फ्रेगमेंटेशन भी कर रहे थे, एक दूसरे से चिपक भी रहे थे, तो दे वर कंसिडर्ड एज फर्स्ट we can consider them similar to the living cells। फिर उनके पास आरएनए आ गया, डीएनए आ गया, लिपिड की मेम्ब्रेन आ गई, फैट्स की मेम्ब्रेन आ गई, तो पहले प्रिमिटिव सेल्स बनने लगे, फिर वो डेवलप होने लगे, फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल्स डेवलप होने लगी। फिर हमने देखा कि पहले के सेल्स सब थे हेटेरोट्रॉप्स, उसके बाद ऑटोट्रॉप्स आ गए। ऑटोट्रॉप्स आने से फायदा क्या हुआ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया, ऑक्सीजन से क्या हो गया, एटमॉस्फेयर बन गया ऑक्सीडाइजिंग, ओजोन लेयर बन गई। ओजोन लेयर बनने से क्या हुआ बेटा कि हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस अब डायरेक्टली जमीन पर नहीं गिर रही थी, और लिविंग फॉर्म्स डाइवर्सिफाई हो गए थे इनटू डिफरेंट हैबिटेट्स। तो बेटा उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बेटा हम नया टॉपिक करेंगे। नया टॉपिक जो है दैट विल वी स्टार्ट डिस्कस टुमारो। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ममा अलैना इलल बलाग मुबीन।